क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, प्रोडक्शन ऑफ द रेड सेल की प्रोडक्शन करना, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना वो, ठीक है। और फिर आयरन के सोर्सेस का पता है, ऊपर पढ़ा हुआ है कि आयरन की अगर कमी हो जाए तो वो कमी कहां से पूरी होगी, कौन सी हम डाइट इस्तेमाल करें ताकि आयरन की क्या हो जाए, कमी पूरी हो जाए, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, टांगों को स्ट्रॉन्ग करेगा, बोन को भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, उनकी रिलैक्सेशन, मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मूवमेंट ऑफ द मसल्स, ब्लड की क्लोटिंग और इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। डेफिशिएंसी काजिंग वीकनेस ऑफ द बोन और जनरली हेल्थ पुअर हो जाएगी, या इससे रिकेट्स की बीमारी भी हो सकती है कैल्शियम की कमी की वजह से। फास्फोरस इज इंपॉर्टेंट इन हेल्दी बोन एंड टीथ, तो फास्फोरस भी किसके लिए जरूरी है, हेल्दी बोन के लिए, हेल्दी, इसका मतलब है दांत चमकदार हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो होते हैं ना, और हड्डी भी मजबूत हो जाती है फास्फोरस से। अच्छा, इसके अलावा डीएनए का और आरएनए का भी पार्ट है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डीएनए, डीएनए के क्या होता है, राइबोस शुगर होती है, अल्डोपेंटोस शुगर है उसके अंदर। इसके अलावा बेसिस होती है, बेस, उनके अंदर क्या होता है, फास्फोरिक ग्रुप होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, फास्फेट शुगर होती है, मतलब फास्फेट होगा जो शुगर के साथ अटैच होगा, बेसिस। तो डीएनए और आरएनए के लिए भी इसका ये रोल है, ठीक है। इसका मतलब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफर करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है डीएनए आरएनए जो है, ठीक है। इट इम्पोर्टेंट फॉर द मस्कुलर सिस्टम एंड टू मेंटेन द हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। जिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, जिंक इम्पोर्टेंट है किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। वुंड हीलिंग का मतलब जख्म जो होते हैं उनकी हीलिंग में हेल्प करता है। वर्किंग ऑफ द नर्व सिस्टम की वर्किंग में भी हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, इंसुलिन एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। आल्सो इंक्रीज द सेंस ऑफ स्टिमुलस टेस्ट, सेंस ऑफ द स्मेल और टेस्ट को बढ़ाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉजेस लॉस ऑफ द वेट एंड एपेटाइट, मतलब अगर जिंक की कमी होगी तो वजन भी कम हो जाएगा और भूख भी नहीं लगेगी। तो ये एक्चुअली ये बुक तो कंप्लीट हो गया, पर बुक ना समझ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, मगर एक टॉपिक अभी रहता है वो है एंजाइम। एंजाइम, तो एंजाइम में आपको पंजाब की बुक से या टेंडर की बुक से पढ़ा लो, क्योंकि जो हमारी बुक है वो काफी पंजाब से रिलेटेड है, जो पुरानी किताब है इसमें एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में तकरीबन वही सेम लिखा हुआ है। तो कल से इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे, और आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, 4 तारीख को रखा हुआ है सर ने, तो उसमें यही चैप्टर आएगा, उस एक इजाफी टॉपिक आएगा वो होगा एंजाइम का। अगर ये चैप्टर का क्लियर कर लेंगे, समझे आपकी जो प्री टेस्ट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग 2 चैप्टर हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे, मगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। अगर इसको याद करो बस, ये आखिरी चैप्टर, इसको याद कर लो बस, क्योंकि उसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। बाकी जो 2 चैप्टर हैं उनके बारे में प्री टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा, तो सिलेबस यही होगा प्री टेस्ट का, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा बैठ कर एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है, अब टॉपिक चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है ना अभी इजाफी, वो बाकियों में है ही नहीं, इसका मतलब है वो आने के चांसेस कोई नहीं है। ये कॉमन सिलेबस है जो पीएमसी वालों ने पहले सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये सिलेबस चेंज होगा, चेंज ये सिलेबस रहेगा। बस ये कि आपको अल्लाह ताला ये पढ़ने की तौफीक दे, इतने चैप्टर जो है, ठीक है ना। बस ये आखिरी चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया ना, क्योंकि शुरुआत में तो फिर भी अपने अच्छे चैप्टर पढ़ लिए हैं, सही पढ़े हैं, ये आखिरी चैप्टर रहता है जो अभी हुआ है, इसको पढ़ लें तो समझे पीएमसी का सिलेबस अब रिवीजन होगी।